नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवे वाले प्रोड्यूसर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट, नया अच्छे से बहुत प्यार से एक एक चीज को आसान से समझेंगे। उसका नाम होगा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं एक एक चीज को। अगर आप किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ करवाई जाती है वो शिद्दत से पूरी करवाई जाती है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो पता लग जाएगा आपको धीरे धीरे। स्टार्ट कर रहे हैं अपन एक नई मुहिम के साथ। नाम होगा जिसका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं जनाब हम। ये आपका यानी हम साइंस पढ़ते हैं। साइंस के अंदर हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बायोलॉजी स्टार्ट हमने कर रखी है, उसके साथ हमने केमिस्ट्री शुरू की है। कोशिश रहेगी कि हर दिन 2 वीडियो रहे। अगर टाइम लगा तो 2 लगा देंगे, नहीं तो 1 वीडियो तो आपको मिले ही मिलेगी। बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको करनी ही पड़ेगी, आपको पता ही है। ठीक है, क्या से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे ये चलता जाए। रसायन विज्ञान जो है वो शब्द सबसे पहले किस भाषा से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिस्र भाषा जो है, कौन सी भाषा, इस भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया? मिस्र भाषा से लिया गया। और इस भाषा के किस शब्द से लिया गया आपसे पूछ ले तो कीमिया शब्द से। किस शब्द से लिया गया है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? कीमिया शब्द से। और कीमिया का आपको अर्थ भी पूछ ले भी, कीमिया का अर्थ क्या होता है? तो काला रंग। क्या अर्थ होता है इसका? काला रंग इसका अर्थ होता है। यानी मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका मतलब होता है हमारी भाषा के अंदर काला रंग। काला रंग कीमिया से क्या बना? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी बाद में बना, उससे पहले एक नाम बना था केमिस्ट्री की जगह, टेकिंग। ठीक है, ये शब्द पहले आया था। इस शब्द से फिर इस शब्द को थोड़ा सा आसान करके इसको क्या बनाया गया? केमिस्ट्री बनाया गया। यानी इस पहला मिस्र भाषा से लिया गया क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रसायन विज्ञान है, किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? कीमिया शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? काला रंग होता है। ठीक है ना। इसका जनक किसे माना जाता है? फादर किसे माना जाता है? फादर, जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया इसमें रसायन विज्ञान में, उसको उसका सम्मान देने के लिए, एक पुरस्कार के रूप में आप कह सकते हो, उसको सम्मान देने के लिए उसका पिता कह दिया जाता है। जैसे आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा, कोशिका की खोज किसने की? तो खोज की उसको क्या मान लिया गया? कोशिका का पिता मान लिया गया। ठीक है, उसी प्रकार केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जने ने आविष्कार वगैरह किए या खोज वगैरह की, या उनके बारे में, पदार्थों के बारे में बताया, या परमाणुओं के बारे में, यानी बहुत सबसे पहले जो बताने वाले थे और अच्छी जो चीज़ थी जिसके बारे में बताने वाले थे, उनको क्या दे दिया जाता है? उसका सम्मान मान लिया जाता है। जैसे बायोलॉजी को अरस्तु कह दिया जाता है, फादर। उसी प्रकार इसका जनक कह दिया जाता है लेवोसियर को। किसको कह दिया जाता है? लेवेसियर। लेवोसियर। लेवोसियर को क्या माना जाता है? रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। रसायन विज्ञान का अगर आपसे पूछे जनक किसे कहा जाता है, या मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री पूछ ले आपसे, तो भी इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है ना। यानी यानी आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? लेवेसियर को कहा जाता है। एक बात और हम समझते हैं, लेवेसियर यहाँ तक तो आ गए हम। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है? आपने 2 चीज़ें पढ़ी होगी। एक आप पढ़ते हो, एक शब्द पढ़ा होगा, यानी प्रकृति जो है, प्रकृति के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती है, और प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं या तो कोई चीज़ें विजिबल है और या अनविजिबल, अदृश्य है। यानी 2 प्रकार की चीज़ें हैं, या तो हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते। यानी 2 प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है प्रकृति के अंदर। अगर हम देखें दृश्य, तो दृश्य जो चीज़ है ना, उसको हम बोल देते हैं पदार्थ। क्या बोल देते हैं? पदार्थ बोल देते हैं।
ठीक है। और जो हमें नहीं दिखाई देती उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, ऊर्जा बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं उसको, ऊर्जा बोल देते हैं, ठीक है। यानी दृश्य और अदृश्य, दृश्य और अदृश्य, दृश्य जो चीज़ें उन्हें पदार्थ कहा जाता है भी, जैसे लकड़ी, मार्कर, माइक, बोर्ड वगैरह, ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। अगर हमें ये दिखाई देती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पदार्थ बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ। और जो चीज़ दिखाई नहीं देती हम कह देते हैं भाई कोई ऊर्जा होगी, कोई एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो पदार्थ, यानी इस पदार्थ के बारे में सीधा कहूँ तो मैं इस ऊर्जा के बारे में, पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपको पदार्थ के बारे में जो बताता है ना, वो कौन बताता है, आपका रसायन विज्ञान। आसान से आसान बनाएंगे इसको, रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान पदार्थ के बारे में बताता है। और सीधी बात बताऊं तो ऊर्जा के बारे में कौन बताएगा आपको, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स बताती है। तो ये दो ही तो सब्जेक्ट हैं मुख्य रूप से। एक बायोलॉजी है जो जीवों के बारे में, लिविंग, और ये किन के बारे में, नॉन लिविंग। अब पदार्थ भी दो प्रकार के हो सकते हैं जी, पदार्थ भी एक तो होता है जी नॉन लिविंग, और एक क्या होता है जी, लिविंग। यानी एक होता है सजीव और एक निर्जीव होता है। तो सजीव पदार्थ को हम क्या बोल देते हैं, जंतु या पादप बोल देते हैं, जीवाणु, विषाणु वगैरह बोल देते हैं। उनके बारे में अध्ययन किया जाता है आपका बायोलॉजी में। कहाँ किया जाता है, रसायन जैव विज्ञान में। और नॉन लिविंग का अध्ययन जो किया जाता है पदार्थ का, वो किस में, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के अंदर। पदार्थ और ऊर्जा के बीच जो संबंध बताती है या ऊर्जा के बारे में जो बताती है, उसे क्या बोलते हैं, हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। तीनों कैसे हुए देखो, पदार्थ के, यह तो सारा पदार्थ सजीव है, उसके बारे में बायोलॉजी में पढ़ेंगे। निर्जीव है, उसके बारे में रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और पदार्थ और ऊर्जा के बीच किस प्रकार से संबंध है, उसका कनेक्शन किस प्रकार से है, वो हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति के अंदर तो हम क्या पढ़ने वाले हैं जी, हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग जो है, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ और खिचड़ी बनाते हैं कुछ आपके दिमाग की, ठीक है। यानी अदृश्य चीज़ को छोड़ दो आप, हम पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। और पदार्थ क्या है, मैटर जो है, यानी आपका द्रव्य भी बोल देते हैं इसको, कैसे पदार्थ को सब्सटेंस या द्रव्य बोल दो आप, ठीक है ना। यहाँ पे द्रव्य शब्द का यूज होगा। द्रव्य जो है ना, पदार्थ द्रव्य एक ही चीज़ है वैसे तो लगभग, ठीक है। यानी द्रव्य क्या होता है जी, द्रव्य जिसका द्रव्यमान होता है। द्रव्य वह होता है जिसका द्रव्यमान यानी जिसका क्या होता है, मास होता है। मैटर क्या है, तो जिसका द्रव्यमान या मास हो, यानी द्रव्य वह चीज़ है जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान है वह क्या है, द्रव्य है। और जो स्थान घेरती हो, एक बात और याद रखना, जो स्थान है, स्पेस ऑक्यूपाई जो करता है ना, स्थान घेरती है, उसको क्या बोला जाता है, द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। यानी इस द्रव्य के बारे की, इस द्रव्य की संरचना कैसी है, इसका कंपोजिशन, संगठन कैसा है, इसके गुण क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, ठीक है। इसके गुण क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, ठीक है। इसमें होने वाले परिवर्तन क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या है, ठीक है। इसका नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, यानी पदार्थ के संगठन, गुण, संरचना, उपयोग व होने वाले परिवर्तन, लाभ और हानियों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान है। कुछ भी नहीं है ना। रसायन विज्ञान क्या है, मार्कर है जी, कैसे बना, कैसे बना, क्या परमाणु, क्या अणु, कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर, कौन सा मॉलिक्यूल है इसके अंदर, कौन सा कंपाउंड है इसके अंदर, कैसे बना, इसके अंदर शाही जो है यानी जो इंक है वो किस प्रकार से बनी, ये बोर्ड किससे बना, इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस मार्कर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसमें किस प्रकार से इसको गर्म किया जाए तो पिघलाकर इसको क्या है, द्रव में बदला जा सकता है, यानी उसके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं
केमिस्ट्री के बारे में यानी रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान कुछ नहीं है, इतना ही है, संगठन किसी वस्तु का, आपको किसी द्रव्य का संगठन, गुण, उपयोग, संरचना पर होने वाले प्रयोग और होने वाले परिवर्तन, उसके अंदर होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये था हमारा रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल सा परिचय। क्या था? नॉर्मल सा परिचय। यानी हम किसके बारे में जानेंगे? पदार्थ के बारे में। और पदार्थ क्या है जी? आपका ठोस भी पदार्थ है जी, कोई चीज़ ठोस है जी। जैसे मैं कह दूं जी जल है, पदार्थ है। ठीक है, मिट्टी है, पदार्थ है। आपको जी और जी बोर्ड है, पदार्थ है। आपको जी मार्कर है, पदार्थ है। और क्या है जी? हवा है, पदार्थ है। ठीक है, कोई भी गैस है, पदार्थ है। प्लाज्मा है, पदार्थ है। तो ये चीज़ें पदार्थ है और इनके बारे में ही जानेंगे हम। ठीक है ना, पंखा है, पदार्थ है। बस, तो इनके बारे में ही अध्ययन करना क्या है? रसायन विज्ञान है। ठीक है, तो हम आज का हमारा और बताता हूँ, केमिस्ट्री के कुछ ब्रांच है उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो। जैसे आपसे क्या पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच है यानी शाखा है, कुछ शाखाएं हैं। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान, ये उसकी शाखा है। आपको क्या पढ़ना है ये भी बताएंगे। इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन विज्ञान, ये भी है जी। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी आप करोगे कृषि रसायन विज्ञान। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हो बायो केमिस्ट्री, जीव रसायन विज्ञान। ठीक है ना, उसके बाद आप पढ़ते हो जियो भू रसायन विज्ञान, जियो केमिस्ट्री। ठीक है, भू। और आप पढ़ते हो एस्ट्रो खगोलीय, एस्ट्रो यानी खगोलीय रसायन विज्ञान। न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी आप नाभिकीय रसायन विज्ञान। तो इस प्रकार इसकी कुछ ब्रांच है, कार्बनिक, अकार्बनिक, कृषि, जीव, भूविज्ञान। ठीक है, ये केमिस्ट्री कुछ ब्रांचेज है। किसके बारे में हमें पढ़ना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। हमसे पूछा जाता है सामान्य विज्ञान यानी नॉर्मल जो साइंस है वो पूछी जाती है। अगर आप HSSC के अंदर CT की तैयारी कर रहे हो या CT के अंदर जो भी C ग्रुप की है, C ग्रुप की जॉब है, उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना। सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं भी किस लेवल तक पूछे जाएंगे। CT चाहे राजस्थान का हो चाहे आप किसी भी स्टेट का हो, उसके अंदर एक चीज़ दी हुई है, एक स्पेशल भी जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो +2 लेवल तक रहेगा। ठीक है ना, +2 का मतलब सेकेंडरी लेवल तक रहेगा, यानी +2 तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा एडवांस हो जाइए और एडवांस थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, बाकी अपने से जो पढ़ेगा उसका तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपना काम सिर्फ पढ़ाना और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताना है, फालतू की ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। चलेगी तो कितने दिन चलेगी, है ना। हम बताते हैं आपको पदार्थ। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, या केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पूछा जाता है ये पूछ लें। एक दो लेक्चर के बाद बताएंगे आपको पूरा का पूरा क्या है, बताएंगे केमिस्ट्री के अंदर क्या पूछा जा सकता है और कौन कौन से चैप्टर होते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्यार से पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में या द्रव्य के बारे में। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द्रव्य क्या है? द्रव्य, ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसके नाम के अंदर ही छुपा है। जिसके अंदर मास होता है यानी जिसमें जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, जो ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान है या वह कारक जिसका द्रव्यमान है और स्थान, जो स्थान प्लेस ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है,
वह क्या है, वह पदार्थ है। तो पदार्थ कुछ नहीं है, मैं कह दूँ ये मार्कर है जी, हाँ जी है, यानी इसका कोई ना कोई वजन होगा, हाँ जी वजन होगा। वजन है तो इसका मतलब वजन किसके कारण है, द्रव्यमान के कारण है, द्रव्यमान भी होगा जी, हाँ मास होगा इसका। और मास है तो ये कुछ ना कुछ स्थान भी घेरता होगा, हाँ जी। अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये स्थान घेर रखा है इसने, कुछ स्थान तो घेर रखा है ना किसी तरीके से, या चाहे हवा का चाहे स्पेस का स्थान घेर रखा हो, तो स्थान जो घेरता है ना, या उसका साथ में उसका द्रव्यमान होता है, वो चीज़ जो वो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पदार्थ कहलाता है। द्रव्य और द्रव में फर्क है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। यानी जो स्थान घेरता है वह, जैसे मार्कर आपका वगैरह वगैरह, बुक वगैरह आपको सब पता है यार, इतने तो आप बहुत वो हो, ठीक है। यानी जिस वस्तु का मास होगा, ये बात भी याद रख लो, जिसका द्रव्यमान होगा, ठीक है, और उसका क्या होगा, वजन भी होगा, यानी वेट भी होगा। तो सीधा भी कह सकते हो जिसका वजन होता है, जिसका वजन होता है वो भी क्या है, वो क्या है, वो भी द्रव है, ठीक है। अगर मास कम है तो आपको ये भी पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसका वेट भी कम होगा। अगर मास किसी का ज़्यादा है तो उसका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, ये भी चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान जिसका है उसका वजन भी, यानी कोई वस्तु के अंदर वजन है ना तो वो है, स्थान भी घेर रही है ना तो वो द्रव्य है, मैटर है। लिविंग नॉन लिविंग दो प्रकार का होता है, वो चीज़ें तो बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ लेते हैं, क्लियर। अब भौतिक आधार पे, किसके गुणों के, भौतिक गुणों के आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पे, याद रखना ये बात, आधार पर किसके, द्रव्य के प्रकार, द्रव्य के प्रकार कितने होने चाहिए, तो मुख्य रूप से जो होते हैं ना भौतिक गुणों के आधार पे, रसायन गुणों के आधार पे बताएंगे, जैसे तत्व यौगिक अणु क्या होते हैं वो तो अलग बात है। यहाँ पे भौतिक गुणों के आधार पे, यानी भौतिक गुण उसके अंदर क्या है, भौतिक गुण उसका मेन क्या है, बल है, ये भौतिक गुण है। कोई वस्तु का भौतिक गुण क्या है, बल है, फोर्स है। और भी गुण होते हैं, जैसे उसकी संरचना कैसी है, बाहर की दिखाई कैसे देता है, तो वो भौतिक गुण है, ठीक है ना। तो भौतिक गुणों के आधार पे, जैसे उसका आयतन कितना है, किस प्रकार का आयतन रखता है, किस प्रकार का आकार रखता है, भौतिक का मतलब आकार से ले लो आप, जिस प्रकार का आकार अगर किसी वस्तु का किसी तरीके से दिखाई देता है, और उस आधार पे, आकार के आधार पे अगर मान लो आप किसी वस्तु को बांट रहे हैं, या उसके बलों के आधार पे किसी वस्तु को बांट रहे हैं, तो वो भौतिक गुण होते हैं। क्या होते हैं, वस्तु के भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पे कितने प्रकार का है, मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से अवस्था कितनी होती है, द्रव्य के प्रकार या मुख्य रूप से अवस्था, तो कितनी अवस्था है, स्टेट ऑफ मैटर, कितनी अवस्था है, तो मुख्य रूप से अवस्था इसकी होती है 3 अवस्था। कितनी अवस्था है, 3 अवस्था होती है। लेकिन आजकल हम कह सकते हैं कितनी अवस्था हो गई है, 5 अवस्थाओं का पता लगाया जा सकता है। 5 स्टेट हैं द्रव्य की, मुख्य रूप से पूछे 3 है। अब तक कितनी अवस्था का पता लगा है, 5 का। मुख्य 3 है, मुख्य 3 ही है, 2 तो कुछ और प्रकार के, वो मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा, ठीक है ना। 3 कौन कौन सी है जी, और 5 कौन सी है, तो 3 और 5 इकट्ठे ही कर लेते हैं। पहली तीनों के अंदर जो है वो पहली 3 कौन सी है, मुख्य अवस्थाएं हैं। एक का नाम क्या है जी, एक का नाम है ठोस, सॉलिड, क्या नाम है, ठोस। दूसरी का नाम है अरे तरल, और तीसरी का नाम है गैस। ये तो हमें पता ही था जी, सॉलिड लिक्विड गैस, हमें पता ही था जी, आपको पता था। चौथी 4 यानी 4 प्लाज्मा, चौथी अवस्था प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था जो आपकी है वो है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडक्टेंस। क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडक्टेंस, BEC, ठीक है ना। ये 2 अवस्था बाद में खोजी गई है और ये 3 अवस्था पहले की थी। तो मुख्य रूप से 3 है। ये थोड़ी सी और सिचुएशन के अंदर है, एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर इनको बनाया जा सकता है या पैदा किया जा सकता है, या बहुत ही मतलब कृत्रिम रूप कह सकते हो एक मान के, ठीक है। नेचुरल भी है, कई जगह बताऊंगा। तो अवस्था 3 या 5 होती है, ठोस तरल आपसे पूछे। लेकिन ये बात याद रखना, भौतिक गुणों के आधार पे है ये, रासायनिक गुणों के आधार पे नहीं। भौतिक गुणों के आधार पे वस्तु को या द्रव्य को, या द्रव्य की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो 3, मुख्य रूप से 3, और वैसे अवस्थाएं 5 पाई जाती है। तो आपका क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं। क्या हुआ? हो जाएगा इतना ना। अब ठोस पढ़ेंगे, तरल पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे, प्लाज्मा पढ़ेंगे, बीईसी पढ़ेंगे, उसके बाद आप तत्व भी पढ़ेंगे, एलिमेंट जो होते हैं। अब इन कैसे बांटा गया इनको? एक चीज़, एक छोटी सी चीज़ याद कर लो, तीनों चारों 500 चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएगी और इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, आपने एक अणु नाम सुना होगा, क्योंकि आप पहले स्टूडेंट तो हो नहीं, ब्याज ने पहले केमिस्ट्री पढ़ी है आपने। एक शब्द जरूर सुना होगा, ये होता है मान लो अणु, ये शब्द है मॉलिक्यूल। अणु सुना है? और ये अणु इकट्ठे होते कोई ना कोई पदार्थ बनाते हैं। मान लो अणु जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं? पदार्थ। ये सारे के सारे क्या हैं? अणु है। ये भी अणु है, ये भी अणु, ये भी अणु, इधर भी ये अणु है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, ये अणु है, ये भी अणु है, नीचे वाले भी अणु। इन अणुओं को जोड़ने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार हम किस बल के कारण पृथ्वी से जुड़े हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आप क्या जुड़े हुए हैं? पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार एक दूसरी वस्तु को जोड़ने के लिए, जैसे चुंबक जुड़ी होती है एक दूसरे से, तो उसी प्रकार जोड़ने के लिए जो अणुओं के बीच में क्या लगता है? एक बल लगता है। यानी ये अणु इसको इधर खिसकाएगा, ये इसको इधर, ये इसको इधर खिसकाएगा, ये इधर, ये इसको इधर खिसकाएगा, ये इधर, ये इसको इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। यानी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अट्रैक्शन है इनका दोनों का। ठीक है ना? अट्रैक्शन होने के कारण किसके बीच बल रहा है? अणु के बीच। और बीच में अंतर में, यानी अंतर में बल लग रहा है, इसको अंतर आणविक बल कह देते हैं। आणविक, अणु आणविक, अंतर बीच में, आणविक बल। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? इंटर मोलिक्यूलर फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, मोलिकुलर फोर्स। और ये मोलिकुलर फोर्स ही क्या निर्धारित करता है? ये ही निर्धारित करता है कि वस्तु की अवस्था, द्रव्य की अवस्था क्या होगी? ठोस होगी, द्रव होगी, तरल होगी, प्लाज्मा होगी, क्या होगी? तो वो किसके कारण है? इस बल के कारण। मुख्य बल क्या है? ये, क्योंकि बल है इसीलिए इसके आधार पे अवस्थाएं बनती है, तो इसको भौतिक गुण के आधार पे कह दिया जाता है। ठीक है ना? अगर ये बल मान लो ज़्यादा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है, तो अब ज़्यादा हो तो और नज़दीक आएगी, और नज़दीक आएगी। तो आणविक बल ज़्यादा है तो आप ऐसे कह सकते हो जी, उसका नज़दीक का मतलब घना है, यानी घने का मतलब डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, यानी घनत्व उसका ज़्यादा है। सीधी सी बात कह सकते हो, घनत्व ज़्यादा है। अगर आप कह सकते हो घनत्व ज़्यादा है, तो घनत्व ज़्यादा किसका होता है जी? घनत्व ज़्यादा मतलब अणु पास पास, अणु पास पास, अणु पास पास, जितने पास उतना ज़्यादा। घना, घना का मतलब घनत्व, डेंसिटी, और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना नज़दीक होगा, और जितना ज़्यादा किसी वस्तु का घनत्व होगा वो उतनी ही सॉलिड होती जाएगी, या किसकी ओर आकर्षित होती जाएगी? वो एक ठोस रूप का धारण, ठोस रूप धारण करती जाएगी। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा घनत्व है, वो 3 बात बताई थी हमने। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? ठोस का है। ठीक है, किसका है? ठोस का है। ठीक है, उसके बाद घनत्व ठोस से कम किसका है? तरल का है। और तरल से कम किसका है? तो आप कहोगे जी गैस का है। ठीक है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले, मान लो ये चीज़ समझा के मैं यहाँ पे सारी बातें लिखूंगा, इनके गुण लिखूंगा क्या क्या है, वो आपसे जो पूछे जा सकते हैं भौतिक गुण क्या क्या है। ठीक है ना? तो ये चीज़ समझ में आगे क्लियर हो जाएगा। यह वस्तु इस अणु के जितनी पास आएगी उतनी ही सॉलिड होती जाएगी, आपको भी पता है, जितनी पास आएगी उतनी सॉलिड होती जाएगी। ठीक है, जैसे आपने दूध फटा हुआ देखा, फटा हुआ दूध देखा, आपने क्या किया? उससे पानी निकाल दिया और उसको नज़दीक कर दिया, पनीर बना लिया उसका। पनीर का ठोस भाग है, उससे पानी निकाला, वो तरल भाग है ना। ठीक है, या उसने गर्म किया, उसको गर्म करने पे जो उड़ गया वो गैस भाग है, उसका वाष्प है। ठीक है, तो घनत्व किसका कम ज़्यादा था? घनत्व किसका कम होगा? यानी ठोस जो है उसका घनत्व क्या है? कम है। उसके बाद तरल का घनत्व
सॉरी, ठोस का घनत्व ज़्यादा है, तरल का थोड़ा कम है, और उससे घनत्व क्या है ये। तो यानी जिसका घनत्व ज़्यादा है ना, उसके अंदर कौन सा बल ज़्यादा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल उसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ जाएगी इसके आधार पे। तो अब मैं 3 बातें लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ठोस, और ठोस होने का कारण अणुओं का पास पास होना। मैं यहाँ पे लिख दूँ तरल, तीनों की बातें अलग अलग लिखूँगा, लास्ट में प्लाज्मा समझाऊँगा। ठीक है ना, टेंशन मत लेना, बस समझते सुनते जाओ, आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान दिया। 3 बातें मैंने लिखी, एक स्टेट ठोस, एक तरल, एक गैस। मैं कह दूं इनके बारे में कुछ आपको विशेषताएं बतानी, इनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी, एक शब्द लिख लो, अंतर्जातीय। सबसे पहले अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल, एक शब्द लिखा आपने, अंतर आणविक बल। समझा के बस पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। दूसरा मैं कह दूं आपको जी, अंतर आणविक बल सबसे ज़्यादा किस में है? तो सबसे ज़्यादा होता है ठोस के अंदर। किसके अंदर ज़्यादा है? ठोस के अंदर। तरल में उससे कम है जी, ठोस से। और सबसे कम किस में है जी? तो सबसे कम जो है वो गैस में होता है जी। कौन सा बल? ये, क्योंकि गैस क्या फैली हुई होती है, जिसका आयतन क्या है? कम ही होता है। ठीक है, ये ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण इसका आकार, ज़्यादा होने के कारण इसका आकार क्या है? क्योंकि ये ज़्यादा है तो आकार बना देगी ना इसका। तो आप कहोगे आकार निश्चित है, आकार निश्चित। इसमें थोड़ा कम है, आकार निश्चित है नहीं है, तो आप कहोगे अनिश्चित है। आकार क्या है? अनिश्चित है। इसके अंदर और कम हो गया तो आकार बिल्कुल भी अनिश्चित है। गैस को तो हम पकड़ भी नहीं सकते, पानी को तो फिर भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं। ठीक है, आकार के साथ आप कहोगे जी आयतन, वॉल्यूम जो होता है आयतन, वो क्या है जी? तो इसका तो जी निश्चित है, आकार निश्चित है। वॉल्यूम यानी ठोस है, उसका आयतन जो है वो भी तो निश्चित ही है ना, ऐसे बदलता बदलता तो नहीं रहता ना। ठीक है, तो निश्चित है। लेकिन तरल जो है उसका आयतन निश्चित है, यानी 1 लीटर बोतल के अंदर क्या आएगा? 1 ही लीटर जल आएगा ना। 1 लीटर की बोतल आपने बनाई तो उसके अंदर 1 लीटर ही तो जल आता है ना। ठीक है ना, तो उसका आकार तो क्या हो गया? निश्चित हो गया। ठीक है, सॉरी, आयतन निश्चित हो गया। और इसका क्या है? अनिश्चित है, यानी इसका आकार, जिसका आकार और आयतन निश्चित है वो ठोस है, जिसका आकार तो अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित है वो तरल है, और जिसका न आकार है न आयतन है निश्चित है वो क्या है? गैस। ठीक है ना। अणुओं के बीच दूरी, एक ये अणु और ये अणु, इनके दोनों के बीच की दूरी किसकी ज़्यादा होगी? आपको जी, जिसका बल ज़्यादा उसकी दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि बल ज़्यादा है तो वो नज़दीक आ जाएंगे। यानी बल ज़्यादा किसमें? इसमें। तो आप कहोगे दूरी इसमें कम होगी, अणुओं के बीच की दूरी कम होगी। किसमें? ठोस में। तरल में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, किससे? ठोस से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा जो दूरी होगी, सबसे ज़्यादा जो दूरी होगी यानी गैस की तो बहुत ज़्यादा दूरी होगी ना, क्योंकि इसलिए तो वो आकार नहीं है उसका ना, कोई आयतन भी नहीं है, आकार भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो दूरी है वो किसकी है? गैस की। अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम है वो ठोस की है। क्लियर हो जाएगी बात? ठीक है, अगर बात करें, नीचे दिखाई दे रहा है देखियो, सताईपन की, स्थाई कितना है? नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा? ये ऊपर अणुओं के बीच की दूरी दिखाई दे रहा है, हाँ? ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आप, और ऊपर लिख देते हैं ठोस। यहाँ पढ़ लेना आप ठोस, आप नीचे ही लिखना ये तरल है और ये गैस है। ठीक है, आपको स्थाई कौन सा कितना है? तो स्थाई सबसे ज़्यादा ये है, सबसे ज़्यादा।
सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्थायी कौन सा है, तो आप कहोगे स्थायी होता है ठोस। उससे कम स्थायी क्या है, तरल है। पानी को आप रोक सकते हो क्या? और मैं कह दूँ पत्थर एक जगह पड़ा रहता है, अपने आप तो नहीं हिलता, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना पड़ता है, तब वो एक जगह से क्या होता है, स्थिति अपने को बदलता है, ठीक है ना। और तरल थोड़ी सी बल लगाने पे अपनी स्थिति बदल देता है, और गैस बिल्कुल ही कम बल लगाने पर अपना रुख बदल देती है, आपको पता ही है। तो सबसे कम जो होता है ना, सबसे कम स्थायी गैस होती है। स्थायी की बात पूछ ले आपसे, आपसे पूछ ले ऊर्जा की बात कर दे वो, ऊर्जा की, तो सबसे कम ऊर्जा ठोस में होती है भाई। सबसे कम ऊर्जा किस में होती है, ठोस में। और सबसे तरल जो है, तरल में ज़्यादा होती है ठोस के मुकाबले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है वो किसके में होती है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा गैस के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा गैस के अंदर होती है। इसको संपीड़न वगैरह, ठीक है, कंप्रेस वगैरह किया जाता है, वो चीज़ें आपको इतनी आगे जाके पढ़ा लेंगे। अब तक आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये बात क्लियर है तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, और ये बात क्लियर तो ये हो जानी चाहिए, और ये बात क्लियर है तो ये क्लियर होने के बाद इसके अंदर कुछ बचता नहीं है। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा एक बार, जहाँ से हमने पदार्थ स्टार्ट किया था वहाँ से थोड़ा सा अच्छे से समझोगे, समझे, एकदम झकास समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो, और समझ में आ गया तो वैसे तो एक बार में समझ आ ही जाता है अपना, और नहीं आता वो भाग ही जाता होगा है ना। तो ये तीन चीज़ें तो आपको याद है, करनी ही पड़ेगी। अब देखो प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये नहीं है 2 लेक्चर लगाएंगे, ठीक है, वक्त के हिसाब से। ठोस हमने पढ़ा क्या है, तरल को सबका पता है क्या है, और हमने पढ़ा द्रव, तरल को द्रव भी बोलते हैं, याद रखना। और हमने पढ़ा गैस। द्रव्य और द्रव में फ़र्क है, द्रव्य भाग है, एक अवस्था है, द्रव्य द्रव, द्रव्य की अवस्था द्रव है, ठीक है ना। तो द्रव और द्रव्य में फ़र्क है। कहीं द्रव्य को आप समझ लो जल, तरल समझ लो, ये गलती मत करना, ठीक है ना। द्रव्य का भाग एक तरल है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है। अरे प्लाज्मा, अब बायोलॉजी में पढ़ते तो प्लाज्मा होता है जी, रक्त का तरल भाग होता है जी, उसके अंदर 55% जल, वो तरल भाग होता है जी, 90 से 92% जल पाया जाता है जी, 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन वो प्लाज्मा और इस प्लाज्मा में फ़र्क है। ये क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये याद रखना। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। 4th स्टेट है, ये अवस्था है, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या है, चौथी अवस्था है। क्या होता है, देखो एक गैस होती है, आपको पता है, तीसरी स्टेट गैस होती है। गैस को अगर चार्ज किया जाए या आयोनाइज्ड किया जाए, आयनीकृत किया जाए, क्या किया जाए, आयनीकृत किया जाए, ठीक है, यानी गैस है, गैस है, उसको आयनीकृत किया जाता है, यानी उसके अंदर कोई चार्ज दिया जाता है। उसको पॉजिटिव बना दो आप, नेगेटिव बना दो आप, धन आयन, धनायन, धनायन ही बोलेंगे या धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, उस पर चार्ज है, ठीक है। तो वो कैसी हो गई, गैस को अगर आयनीकृत किया जाए तो वो क्या बन जाती है, प्लाज्मा बन जाती है। वो क्या बन जाती है, प्लाज्मा बन जाती है। तो कुछ भी नहीं है प्लाज्मा, गैस को आयनीकृत करने पर जो अवस्था में प्राप्त होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। यानी गैस को आयनीकृत करने पर जो अवस्था में प्राप्त होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। और इसको पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको चौथी अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, चौथी अवस्था कहा जाता है। थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ मैं। ना 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 ना।
ठीक है, तो इसको चौथी अवस्था कहा जाता है। आपको जी कैसे, एक दो एग्जांपल दे के बताओ। जैसे आपके पास कौन सी गैस है, नियोन गैस है, या आपके पास क्या है, मान लो क्लोरोफ्लोरो है, CFL है, सॉरी फ्लोरोसेंट, ट्यूबलाइट, नियोन बल्ब सुना होगा आपने, फ्लोरोसेंट ट्यूब सुनी होगी आपने, सुनिए ना, लंबी रोड जैसी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं, रोड वाली ट्यूब जो होती है, ठीक है ना, रोड वाली जो ट्यूब है उसको। नियोन क्या है, उसके अंदर नियोन गैस है, इसके अंदर क्या है, नियोन गैस भरी हुई है, फ्लोरोसेंट गैस भरी हुई है मान लो। तो ये नियोन गैस जो है, जब क्या दिया जाता है, बल्ब को क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। इलेक्ट्रिकल जब एनर्जी दी जाती है तो ये क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, आयोनाइज यानी आयनीकृत हो जाती है वो गैस, और ये क्या बन जाती है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा बनकर ये चमकने लगती है, क्या लगती है, चमकने लगती है। तो ये किसके कारण चमकती है, आयनीकृत होने के कारण, ठीक है। और किस एनर्जी के द्वारा इसको आयनीकृत किया गया है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा के द्वारा। तो नियोन गैस, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है, आपने ट्यूब के अंदर क्या है, कोई तंतु थोड़ी लगा होता है, फिलामेंट तो नहीं है ना, दोनों तरफ लगा होता है, बीच के अंदर क्या फ्लोरोसेंट भरी होती है। फ्लोरोसेंट जो होता है, जैसे ही दोनों तरफ से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो गैस क्या हो जाती है, बीच वाली गैस जो है वो आयनीकृत होने कर चमकने लगती है, वाइट जो कलर है यानी सफ़ेद रंग की वो चमकने लगती है। तो वो क्या है, वो क्या है, प्लाज्मा बन जाती है, क्या बन जाती है, प्लाज्मा। तो ये नियोन बल्ब हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई, किसके एग्जाम्पल है आपके, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके, जैसे सोडियम वेपर लैंप है, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, प्लाज्मा के। तो प्लाज्मा क्या है, मैंने बताया आपको, गैस ही है जिसको क्या किया गया है, आयनीकृत किया गया है। तो इसको दिमाग पर इतना जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसकी खोज किसने की थी, ठीक है ना, डिस्कवर इसको किया था क्रुक्स ने, क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, इतना याद रख ला। तो प्लाज्मा क्या है, चौथी अवस्था है, गैस को आयनीकृत किया जाता है तो उसको हम प्लाज्मा कह देते हैं। जैसे और एग्जांपल जी, तारे जितने भी हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, तारे में सब में प्लाज्मा पाया जाता है, इसी कारण वो चमकते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है तारों का सूर्य, ठीक है, सूर्य के अंदर क्या है, आपको पता है हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस से है, हीलियम गैस है ये तो, इस और ये क्या है, आयनीकृत होकर चमकने लगती है। ये तो बहुत चीज़ें तो आगे पढ़ेंगे, एक बार नॉर्मल सी देख लो आप। तो वो सूर्य को चमकना भी किसके कारण है, तो प्लाज्मा के कारण है, वो आयनीकृत होकर क्या है, चमकने लगते हैं, ठीक है। तो ये उनके एग्जाम्पल है। तीसरी पांचवी अवस्था क्या है हमारी, इतना पढ़ना, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, चौथी अवस्था कौन सी है, ठीक है ना। 99% क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। और गैस को आयनीकृत किया जाता है तो प्लाज्मा, और गैस को आयनीकृत किया जाता है यानी उसको दोबारा आयनीकृत किया जाता है, उसके चार्ज हटाया जाता है तो वो क्या हो जाती है, वापस गैस बन जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका प्लाज्मा। BEC, ये आपकी पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कौन सी अवस्था है, पांचवी अवस्था। और ये अवस्था मानो तो एक कृत्रिम अवस्था है, यानी आर्टिफिशियल स्टेट है। ये क्या है, आर्टिफिशियल स्टेट है। तो आप सीधा कह सकते हो ये कृत्रिम अवस्था है जो लैब में तैयार की गई है, वैसे ऐसा होना बहुत ही कम संभव है नहीं, ठीक है। आपको जी कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में बताया किसने था, किसने बताया था, तो आपके भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस कहाँ के, भारत वैज्ञानिक थे, भारत के। और एक जर्मनी के वैज्ञानिक आपको पता ही है कौन थे, आइंस्टीन, ठीक है ना, आइंस्टीन, E = mc² वाला फार्मूला जो दिया था, ठीक है ना, ये जर्मनी के थे भैया।
तो दो वैज्ञानिकों ने किसके बारे में बताया था और इनके नाम पे ही किसका BEC यानी बोस आइंस्टीन कनेक्टेंस जो पड़ा था पांचवी अवस्था का नाम, वो दो महान वैज्ञानिकों के नाम पे पड़ा था, सत्येंद्र नाथ और आइंस्टीन के नाम पे। ठीक है ना। तो बोस आइंस्टीन कनेक्टेंस इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन आपको याद BEC करना है हमेशा ही, तब इतना लंबा नाम नहीं पूछते कोई भी एग्ज़ाम वाला, वो छोटे से छोटा नाम देने की कोशिश करता है। ठीक है ना। इन्होंने बताया भी किसी वस्तु को 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन, क्या है 0 केल्विन तक ठंडा किया जाए। 0 केल्विन यानी गैस को अगर 0 केल्विन या कह सकते हो -273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ़ जम जाती है, 100 पे उबलने लग जाता है, और -273 यानी बर्फ़ से 273 गुना मान लो और ठंडा किया जाए। ठीक है, उसको ठंडा किया जाए यानी 0 डिग्री केल्विन पे डिग्री नहीं लगता, 0 केल्विन 0 केल्विन तक उसको ठंडा किया जाए। इसको हम बोलते हैं मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर यानी परम शून्य तापमान। और इससे नीचे जाना संभव ही नहीं है, इससे नीचे जाना मिनिमम पॉसिबल जो टेम्परेचर है वो कितना है 0 केल्विन है। और केल्विन को हमेशा माइनस में नहीं लिखा जाता, इसलिए 273 से शुरू होता है आपका केल्विन, है ना। 273 से क्या होता है, शुरू होता है। तो 0 केल्विन 0 केल्विन जो है परम शून्य तापमान माना जाता है, जो डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इससे नीचे जाना तापमान संभव नहीं है। उस तापमान पे किसको लेके जाया जाए, इस तापमान पे, ठीक है ना। और जो हवा है, नॉर्मल हवा मान लो, सामान्य हवा के 1 लाख में कम घनत्व वाली गैस को किसको लेके जाना है, गैस को लेके जाना है। और जिसका घनत्व क्या हो, नॉर्मल जो घनत्व है ना गैस का, उसका 1 लाखवां गुना कम घनत्व हो ना, उसको अगर हम परम शून्य तापमान पर लेके जाएंगे तो जो अवस्था प्राप्त होती है वो हमें कौन सी प्राप्त होती है, तब हमें ये अवस्था प्राप्त होती है जिसको BEC कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस कहा जाता है जिसको। वो अवस्था कब प्राप्त होगी, जब एक गैस हो और जिसका इतना कम घनत्व हो, भी सामान्य हवा जो है उसका 1 लाखवां भाग हो, 1 लाखवां भाग हो, और उस गैस को 0 केल्विन पर लेके जाना यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे, तब एक अवस्था मिलती है जिसको अवस्था 5वीं अवस्था कहा जाता है, BEC। ठीक है ना। BEC क्या होता है तो मैंने बताया आपको। इतना ठंडा करना है जितना ठंडा हो सके, उससे ज़्यादा ठंडा हो ही नहीं सकता कोई चीज़, तो उसको इतना ठंडा करना है। और सामान्य हवा में 1 लाख में कम घनत्व, ऐसा तो नॉर्मल तो नेचुरल तो संभव नहीं है। तो ये एक कृत्रिम प्रकार की अवस्था है जिसको 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राप्त भी ये किया था, वो आपको याद है, नहीं करना है तो मैं फालतू चीज़ें नहीं लिखाऊंगा। ठीक है ना। बना दिया था, जिनमें 2001 के अंदर जिन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला था BEC प्राप्त करने के चक्कर में कह रहा हूँ। तो ये अवस्था है पदार्थ की। ठीक है। तो मेरे समझ में ये आता, कल हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था किस प्रकार से बदली जा सकती है। जैसे आपने सब्लिमेशन सुना होगा, बर्फ़ से पानी बनना, पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से गैस बनना, गैस से कुछ और बनना, ठोस से सीधा गैस बनना। ये चीज़ें एक कंसेप्ट के साथ आप क्लियर करेंगे। उसके बाद हम रासायनिक गुणों पे पदार्थ के भाग पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेस, एसिड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम, वेटम सब पढ़ेंगे, सारी चीज़ें। ठीक है ना। इसके अंदर कंपाउंड क्या होता है, यौगिक क्या है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल क्या है, उसके अंदर कितने तत्व है, किस प्रकार का तत्व है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु है, धातु, उपधातु, सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपके लिए लेक्चर तभी आ पाएंगे जब कमेंट करोगे। तो
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।